सारंग गुरु डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं अमित शर्मा फिजिक्स क्लास 12th में पिछले क्लास में कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस डिस्कस कर रहा था, जिसमें सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स देखा गया था। इसमें हम लोग ये देखे थे कि अगर कैपेसिटर्स सीरीज में हो, कैपेसिटर C1 C2 C3 इस तरह के कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने सारे कैपेसिटर्स हैं वो सब पे चार्ज सेम आएगा। ये तीनों सीरीज में है, तीनों पे चार्ज अगर बैटरी से हम लोग कनेक्ट करें पॉइंट ए और पॉइंट बी को, तो ए और बी के बीच में ये तीनों सीरीज में है, और ए और बी पॉइंट्स को अगर बैटरी से कनेक्ट करें तो बैटरी जो चार्ज सप्लाई करेगा वही चार्ज इस तीनों पे आएगा। इस पे Q आया, Q1 आया, तो इस पे भी Q1 और इस पे भी Q1 चार्ज होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है, और इस सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पॉइंट ए और बी के बीच में हो जाएगा 1/C इक्विवेलेंट। 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होगा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट इस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा 1/C इक्विवेलेंट, और चार्ज सब पे सेम आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस जो है, इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस, इस कैपेसिटर का, इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। ठीक है, लेकिन अगर कैपेसिटेंस सेम हो जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम हो जाएगा। अगर कैपेसिटेंस सेम ना हो तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, लेकिन चार्ज का सेम होना फिक्स है। कैपेसिटेंस सेम हो, अलग अलग हो, फिर भी चार्ज जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम आएगा। ये हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। दूसरा कॉम्बिनेशन पढ़ा गया कि अगर कैपेसिटर पैरेलल में हो, पैरेलल कैसे पहचानेंगे? पैरेलल में क्या होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। कई लोग फिगर देख करके भी पैरेलल और सीरीज समझ जाते हैं, लेकिन वो अगर फिगर आसान हो तब तो ठीक है, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस देखना होता है। यहाँ पे क्या है कि C1 C2 C3 जो है वो पैरेलल में है, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है। ये प्लेट, ये प्लेट, ये प्लेट तीनों एक साथ जुड़ा हुआ है, तो तीनों का पोटेंशियल सेम होगा, V1 V1 V1। ये जो प्लेट है, ये तीनों प्लेट एक साथ आपस में जुड़ा हुआ है, तो इसका पोटेंशियल भी सेम होगा। तो ये इसको V1 लिखेंगे, V1 लिखते हैं, और ये फिर V2 हो जाएगा, V2 हो जाएगा, फिर V2 हो जाएगा। इस कैपेसिटर का देखा जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1 माइनस V2। अगर हम लोग बैटरी से कनेक्ट करें तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे सेम होगा। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1 माइनस V2, यहाँ भी वही होगा और यहाँ भी वही होगा। लेकिन चार्ज का सेम होना ये तय नहीं है। बैटरी अगर चार्ज Q सप्लाई किया तो ये Q चार्ज यहाँ तक आएगा। यहाँ आने के बाद 3 ब्रांच है, तो तीनों ब्रांच में चार्ज बटेगा, और चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा इस कैपेसिटेंस पे डिपेंड करेगा कि इसका वैल्यू क्या है। तो सपोज कर लें कि इस पे Q1 चला गया, इस पे Q2 चला गया और इस पे Q3 चला गया। ठीक है, अगर कैपेसिटेंस सेम हो तो चार्ज भी सेम हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस तो यहाँ हर हाल में सेम होगा, लेकिन अगर कैपेसिटेंस सेम हो तो चार्ज भी सेम होगा। सीरीज में चार्ज का सेम होना तय है, और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम होगा। और इसमें C इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। अब एक क्वेश्चन लेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। फाइंड, फिगर पहले बनाते हैं। एक 6 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट किया गया, और इसका वैल्यू है 1 माइक्रोफैराड। ये है 2 माइक्रोफैराड,
और ये 3 माइक्रो फैराड। क्वेश्चन है फाइंड, फर्स्ट में है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस of the combination of the circuit shown in the figure, equivalent capacitance of the combination. Second है charge on each capacitor या potential difference across each capacitor, potential difference across each capacitor, और थर्ड हो गया charge on each capacitor। तो इस तरह का सर्किट है, पॉइंट ए और बी के बीच में ये 3 कैपेसिटर इस ढंग से जुड़े हुए हैं और यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट है। अब यहाँ देखना होगा कि ये पैरेलल में है, तो फिगर देखने से पता चल रहा है कि पैरेलल में है। दूसरा कंफर्म कर लेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है। ये अगर 6 वोल्ट का बैटरी है तो इसको 6 मान लीजिए और इसको 0 मान लीजिए। मानने का यहाँ तात्पर्य ये है कि इसका डिफरेंस 6 होना चाहिए, तो इसको हम लोग 12 और इसको 6 भी ले सकते हैं, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ 6 वोल्ट का बैटरी है, इसका मतलब है कि हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो 6 वोल्ट है। तो इसको हम लोग 6 ले लिए और इसको 0 ले लिए। तो यहाँ अगर 6 वोल्ट है तो यहाँ भी 6 होगा, यहाँ भी 6 होगा और ये भी 6 वोल्ट का होगा, ये भी 6 वोल्ट का होगा, ये भी 6 वोल्ट का होगा। यानी तीनों प्लेट एक साथ जुड़ा हुआ है तो तीनों का पोटेंशियल सेम होगा। ये 0 है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल 0 होगा, इसका भी 0 होगा और इसका भी 0 होगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि सबका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 6 वोल्ट है और तीनों जो है वो पैरेलल में है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 माइक्रो फैराड, यानी ये हो गया 6 माइक्रो फैराड। 6 माइक्रो फैराड इसका इक्विवेलेंट हो गया। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो ऐसे ही सॉल्व हो गया कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज इक्वल टू 6 वोल्ट एंड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। यहाँ बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस इन सारे कैपेसिटर्स का होगा, ठीक ना। अब हर एक कैपेसिटर को देखा जाए तो इसका कैपेसिटेंस पता है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस पता है, इसका कैपेसिटेंस पता है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस पता है। तो हम लोग चार्ज कैलकुलेट करते हैं, चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे। हर एक कैपेसिटर इस रिलेशन को फॉलो करता है, ये कैपेसिटर का चार्ज होगा, ये कैपेसिटेंस है उसका और ये उसका पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पहले वाले कैपेसिटर की बात करें, Q1 इज इक्वल टू C1 V1 हम लिखते हैं, C1 1 माइक्रो फैराड इनटू इसका पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट, तो ये आ गया 6 और यहाँ ध्यान देंगे वोल्ट इंटू फैराड, कूलम हो जाएगा और ये माइक्रो हो गया, तो 6 माइक्रो कूलम, 6 माइक्रो कूलम चार्ज आ जाएगा पहले वाले कैपेसिटर पे। दूसरे वाले कैपेसिटर पे क्या चार्ज आएगा, C2V2, तो दूसरा का जो कैपेसिटेंस है वो 2 माइक्रो फैराड है और पोटेंशियल डिफरेंस उसका भी 6 है, तो ये आ गया 12 माइक्रो कूलम। उसी तरह से Q3 इज इक्वल टू C3 V3,
तो C3 है 3 माइक्रोफैराड इंटू 6 वोल्ट, तो 18 माइक्रोकूलम। ठीक है, 18 माइक्रोकूलम हुआ। तो इस यहां से जो चार्ज सप्लाई हो रहा है, यहां से जो चार्ज सप्लाई हो रहा है वो चार्ज यहां तक आया और 3 पार्ट में बट गया, जिसमें से इस पे चार्ज गया 6 माइक्रोकूलम का, इस पे चार्ज आया 12 माइक्रोकूलम का, और इस पे चार्ज आया 18 माइक्रोकूलम का। तो एक क्वेश्चन और भी इसमें ऐड किया जा सकता है कि बैटरी टोटल चार्ज कितना सप्लाई किया है। तो बैटरी जो भी चार्ज सप्लाई किया है वही चार्ज 3 पार्ट में बटा है ना, यानी बैटरी चार्ज सप्लाई किया होगा 18 प्लस 12 प्लस 6, 36 हो जाएगा। 36 माइक्रोकूलम का चार्ज बैटरी सप्लाई किया है, और 36 में से 6 इधर चला गया, 12 इधर चला गया और 18 इधर चला गया। इस सबको ऐड करेंगे तो 18 ये 30 हो गया और ये 36, यानी 36 माइक्रोकूलम टोटल चार्ज बैटरी सप्लाई किया है। इस तरह से और भी प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे, और कॉम्बिनेशन जो है उसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड किया जाएगा, जिसमें सीरीज भी होगा और पैरेलल भी होगा एक ही सर्किट में, और भी बहुत तरह का होगा। लेकिन उसके पहले हम लोग पढ़ेंगे द फोर्सेज बिटवीन प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इसके बाद एनसीईआरटी का। फोर्सेज या फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। चार्ज्ड कैपेसिटर, ये कैपेसिटर है का एक प्लेट है और ये इसका दूसरा प्लेट है। और इसको अगर हम लोग चार्ज कर दें तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, सपोज कर लें पॉजिटिव चार्ज आया प्लस क्यू, और इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया माइनस क्यू। कैपेसिटर को क्या है कि जब बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो उस पर चार्ज आ जाता है और वो एनर्जी को स्टोर कर लेता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर कर लेता है। और ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैपेसिटर के एक प्लेट पे जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा दूसरे प्लेट पे उतना ही नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो जब दोनों प्लेट पे चार्ज आ गया तो वो एक दूसरे पे फोर्स भी लगाएगा। ये प्लेट जो है पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव पे और नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन भी होगा इसके बीच में। तो हम लोग का टास्क ये है कि हम लोग ये कैलकुलेट कर पाए कि ये फोर्स, ये प्लेट जो है इस प्लेट को कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, उसके बीच फोर्स क्या होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे कि इस प्लेट की वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द नेगेटिव प्लेट ड्यू टू द पॉजिटिव प्लेट। ये फोर्स कैलकुलेट कर लिया जाए, ये फोर्स हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया जाए पहले। तो यहाँ पे जो चार्ज है वो चार्ज सीट के जैसा है ना। ये जो प्लेट पे जो चार्ज आता है, जो कैपेसिटर को हम लोग चार्ज करते हैं तो जो चार्ज है उसके फेसिंग सरफेसेस पे आता है। ये सरफेस इसको फेस कर रहा है तो चार्ज इस पे आएगा, इधर नहीं। इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो एक चार्ज सीट जैसा है ये। और चार्ज सीट के नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में गॉसेस लॉ के एप्लीकेशन में, कि चार्ज सीट के नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा है। और सिग्मा जो होता है वो Q बाई A हो जाएगा, चार्ज बाई एरिया, वेयर A इज द एरिया ऑफ ईच प्लेट।
एक प्लेट का जो एरिया है वो ए है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो नेगेटिव प्लेट के पास पॉजिटिव प्लेट की वजह से, या कहें कि पॉजिटिव प्लेट के पास नेगेटिव प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, और ये Q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट होगा। अब हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्सेस between the plates, forces between the plates, F is equal to Q into E। ठीक है, इस प्लेट पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और पॉजिटिव प्लेट की वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो Q डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट है। तो यहाँ पे फोर्स हो जाएगा Q इंटू ई का वैल्यू होगा Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, सॉरी Q होगा Q स्क्वायर मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा Q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। तो ये फोर्स आ गया, यहाँ लिखते हैं F इज इक्वल टू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में जो फोर्स लगता है, ये प्लेट इस प्लेट को अट्रैक्ट करेगा, है ना, ये इस पे इधर फोर्स, ये इधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये वाला इधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट पे और नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट पे इतना फोर्स लगाएगा, दोनों एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगाएगा, है ना, इस फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। और ये फोर्स जो है वो Q स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये जो है वो एरिया है, और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, तो ये एक टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैपेसिटर कितना एनर्जी स्टोर करता है। कैपेसिटर का जो मेन रोल है वो एनर्जी को स्टोर कर लेता है। जब हम लोग बैटरी से चार्ज करते हैं, बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो ये कैपेसिटर चार्ज हो जाता है और एनर्जी स्टोर कर लेता है। तो ये कितना एनर्जी स्टोर करेगा, ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। ये याद रखेंगे, जो फोर्स लगेगा वो इसका भी जरूरत होगा, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एनर्जी stored in a capacitor एनर्जी कितना स्टोर करेगा। इसके लिए हम लोग एक कैपेसिटर ले लें जिसपे Q चार्ज है। इस पे प्लस चार्ज है और इस पे माइनस चार्ज। ठीक है, और दोनों के बीच का कुछ सेपरेशन, दोनों के बीच का सेपरेशन D है, एरिया A। तो शुरू में ये इमेजिन करेंगे कि जो नेगेटिव प्लेट है वो पॉजिटिव प्लेट के काफी करीब है, ऑलमोस्ट एक दूसरे को टच कर रहा है। ये इसके बीच का सेपरेशन नेग्लिजिबल कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव प्लेट, और नेगेटिव प्लेट इसके काफी करीब है। ऐसे फिगर में कुछ सेपरेशन दिख रहा है, लेकिन ऐसे प्रैक्टिकली आप समझिएगा कि इन दोनों के बीच का सेपरेशन नेग्लिजिबल है, बीच का डिस्टेंस बहुत कम है ना, न के बराबर है। अब क्या है कि इस प्लेट को अगर हम लोग फिक्स्ड कर दें, पॉजिटिव प्लेट को, और नेगेटिव प्लेट को डिस्प्लेस्ड करें,
फोर्स लगा करके। तो इसको डिस्प्लेस्ड करेंगे तो कुछ डी डिस्टेंस डिस्प्लेस्ड किए, अगर हम कहें कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस d है तो यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस हम लोग d कंसीडर करेंगे, क्योंकि दोनों के बीच का सेपरेशन नेग्लिजिबल है, इनिशियली ये कंसीडर किया गया है। तो इसको यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस्ड होने में एक्सटर्नल एजेंट जितना वर्क करेगा यहाँ से यहाँ लाने में, वही वर्क इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में जो हम लोग वर्क करते हैं, जितना वर्क करते हैं वो सिस्टम में उतना एनर्जी स्टोर हो जाता है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में, वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो एजेंट को यहाँ से यहाँ लाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा, स्प्रिंग के जैसा है। जैसे स्प्रिंग को हम लोग इलोंगेट करते हैं तो स्प्रिंग फोर्स भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, और इलोंगेट करने में जितना वर्क होता है उतना ही वर्क उसमें स्टोर हो जाता है। इलोंगेट के साथ साथ अगर कंप्रेस्ड करने में भी जो वर्क होता है वो भी स्टोर हो जाता है। इसी तरह से ये भी है कि इसको अगर हम लोग डी डिस्टेंस तक सेपरेट किए और सेपरेट करने में एजेंट ने जितना वर्क किया वही वर्क इसमें स्टोर हो जाएगा। तो ओवरऑल हम लोग का टास्क है कि डी डिस्टेंस सेपरेट करने में कितना वर्क एजेंट ने किया उसको कैलकुलेट कर लेना। तो इस पे प्लस चार्ज है, प्लस क्यू है, और इस पे माइनस क्यू चार्ज है, और यही माइनस क्यू चार्ज जो है प्लेट जो है वो यहाँ पे डिस्प्लेस्ड हुआ है। तो पहले तो ये कैलकुलेट कर लें कि दोनों प्लेट्स के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा। अभी पढ़े थे पिछले टॉपिक में, द फोर्सेज बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर, द फोर्सेज बिटवीन the plates of the capacitor, कितना फोर्स लगे, F इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यही पढ़े थे हम लोग, यहाँ पे था F इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। तो ये फोर्स जो है ये पॉजिटिव प्लेट को फिक्स कर दिया गया, नेगेटिव प्लेट को इसके नजदीक रखा गया शुरू में। तो ये जो पॉजिटिव प्लेट है नेगेटिव प्लेट पे इतना फोर्स आएगा, तो इसको डिस्प्लेस्ड कराने के लिए जो एक्सटर्नल एजेंट है उसको एटलीस्ट इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। इससे कम फोर्स लगाए तो डिस्प्लेस्ड नहीं होगा, तो इतना तो फोर्स लगाना पड़ेगा एजेंट को डिस्प्लेस्ड कराने के लिए कम से कम। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट W इज इक्वल टू डिस्प्लेस्ड पॉजिटिव टू डिस्प्लेस्ड नेगेटिव प्लेट थ्रू अ डिस्टेंस d, है ना। ये भी इसको पूरा करेंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू डिस्प्लेस नेगेटिव प्लेट थ्रू अ डिस्टेंस d, W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और एजेंट को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, जितने फोर्स से ये पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट को अट्रैक्ट कर रहा था। तो ये फोर्स हो जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट इंटू d, ठीक है। ये वर्क डन हुआ और यही वर्क जो है इसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो एक कैपेसिटर इतना एनर्जी स्टोर करता है, क्यू स्क्वायर d दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन, 2a एरिया ऑफ ईच प्लेट, एंड एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अब इसको और सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, एनर्जी stored in the capacitor E is equal to, उसको पोटेंशियल एनर्जी को U से भी लिखा जाता है लेकिन यहाँ हम लोग E से भी लिख सकते हैं, E is equal to Q स्क्वायर
क्यू स्क्वायर डी डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। अब इसको दूसरी तरह से ऐसे लिख दें और यहाँ जगह बना लेते हैं। E इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, और यहाँ जो d मल्टीप्लाई है ऊपर की तरफ उसको यहाँ नीचे डिवाइड कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऊपर जाएगा तो d यहाँ आ सकता है, और ये होता है क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और ये याद करिए ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, ये कैपेसिटेंस है, इसकी जगह पर c लिख सकते हैं, तो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c हो गया। E इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c। एक तो ये याद रखिए एनर्जी इतना स्टोर करेगा, जहां Q जो होगा वो कैपेसिटर का चार्ज होगा और C उसका कैपेसिटेंस होगा, तो जितना ज्यादा चार्ज आएगा कैपेसिटर उतना ज्यादा एनर्जी स्टोर करेगा और साथ साथ कैपेसिटेंस पे भी डिपेंड करेगा, कैपेसिटेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इसको पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में भी लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं Q इज इक्वल टू सी भी होता है, ठीक है, तो यहाँ Q की जगह पर C भी रखें और उसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर की जगह पर C भी रखें तो C स्क्वायर B स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C हो जाएगा, ठीक है, तो एक C से ये एक C कैंसिल हो गया और E इज इक्वल टू आ गया 1/2 C V स्क्वायर, ठीक है, तो हाफ C V स्क्वायर 1/2 C V स्क्वायर, या कहें तो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C, है ना, ये चार्ज के फॉर्म में है और ये कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में। क्वेश्चन में चार्ज दिया रहे और कैपेसिटेंस दिया रहे तो इसका यूज करेंगे, और कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस दिया रहे तो हाफ सी वी स्क्वायर यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आज के क्लास में हम लोग डिस्कस किए कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसमें दोनों प्लेट्स के बीच में जो फोर्स लगता है ना, वो कितना होगा, और दूसरा ये हम लोग डिस्कस किए कि जो कैपेसिटर है वो कितना एनर्जी स्टोर करेगा, है ना, जब उसको चार्ज कर दिया जाए तो कितना एनर्जी स्टोर करेगा, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C, और ये या हाफ सी वी स्क्वायर, इस तरह से। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम लोग इसका न्यूमेरिकल पार्ट देखेंगे एनसीईआरटी का। धन्यवाद।